ये कहानी है ममता की, जिसकी एक ननद है। उसका नाम है वर्षा। वर्षा एक वर्किंग लेडी है, इसलिए उसे अपने बच्चों की देखभाल करने का समय ही नहीं मिल पाता। बस यही वजह है कि वो अपने दोनों बच्चों को अपनी भाभी के पास बार बार छोड़ जाती है, बिना ये सोचे हुए कि इन सब चीज़ों से उसकी भाभी पर कितना बोझ पड़ रहा है। खैर, ये सारी चीज़ें तब से शुरू हुई जब एक दिन वर्षा अपनी भाभी से मिलने के लिए अचानक चली आई। अरे ननद जी, आप यहाँ, और वो भी बिना बताए अचानक? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ भाभी, सब ठीक है। अरे बताइए, क्या बात है? आप ठीक नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत रोई थी। क्या करूँ भाभी, जब किस्मत खराब हो तो ऐसा ही होता है, कोई साथ नहीं देता। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं ननद जी? हमें बताइए, हम हैं ना आपके साथ। हाँ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। बोल, क्या बात है? पापा जी, आपको पता है मैं बाहर काम करती हूँ, इसलिए मुझे घर के काम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। बस इसलिए मेरे सास ससुर मुझसे चिढ़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने दोनों बच्चों का ख्याल रखूँ और बाहर का भी काम करूँ। अब आप ही बताइए, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मैंने उनसे कहा कि कम से कम वो दोनों ही मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखें, लेकिन वो लोग हैं कि उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। बोलने लगे कि मुझे ही बाहर काम करने का बहुत शौक है, इसलिए मुझे ही अपने बच्चों का ध्यान रखना होगा। और जब नौकरानी रखने की बात करो ना, तो बोलते हैं नौकरानी नहीं रखेंगे, क्योंकि वो लोग बड़े पूजा पाठ वाले इंसान हैं और घर में बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं उन्हें। अरे क्रैश में डाल दो बेटा। नहीं पिताजी, उसके लिए तो ससुर जी ने साफ मना कर रखा है। पता नहीं कैसे सास ससुर है तेरे, दिन भर तो घर में बैठे रहते हैं, अपने पोता पोती को भी नहीं देख सकते क्या? वही तो, पता नहीं कैसे लोग हैं। बताइए मम्मी, मैं क्या करूं? क्या मैं नौकरी छोड़ दूं जिसे मैंने इतनी मुश्किल से हासिल किया है? अरे नहीं नहीं ननद जी, ऐसा मत करिए। तो भाभी, क्या आप मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रख सकती हैं? क्या मैं आपके पास अपने दोनों बच्चों को छोड़ जाया करूं? अपनी ननद की ये बात सुनकर ममता चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसे तो वैसे ही घर के इतने सारे काम रहते हैं, और ऊपर से अगर उसे अपने ननद के दोनों बच्चों का ख्याल रखना पड़ जाए तो उस पर तो तिगुना काम पड़ जाएगा। बोलिए ना भाभी। अरे रख लेगी, वैसे भी ममता को इतना काम कहाँ रहता है घर में। हाँ ठीक है, मैं आपके दोनों बच्चों का ध्यान रख लूँगी। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। वर्षा अपनी भाभी को गले लगा लेती है। वहीं दूसरी ओर ममता अब टेंशन में आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनी ननद के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था, इसलिए वो मान जाती है और सोच लेती है कि चलो जैसे तैसे कुछ दिनों के लिए वो निभा ही लेगी। फिर क्या, अगले दिन वर्षा ऑफिस जाने से पहले अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी भाभी के पास पहुंच जाती है। अरे आ गए आप लोग? अच्छा बच्चों, अब मैं जा रही हूँ, और हाँ, अपनी भाभी को ना बिल्कुल भी परेशान मत करना। हाँ मम्मी, हम मामी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। हाँ मम्मा। वेरी गुड, चलो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। वर्षा तुरंत वहाँ से निकल जाती है। वहीं अब वर्षा की भाभी की क्लास लगने वाली थी। सबसे पहले तो ममता दोनों बच्चों के लिए दूध गर्म करती है और उन्हें दूध पीने के लिए देती है। अच्छा बच्चों, तुम लोग ना अब अपने अपने खिलौने से खेलो, मामी को काम करने दो, ठीक है? और हाँ, ज़्यादा इधर उधर मत भागना, नहीं तो चोट लग जाएगी। ओके मामी। टाटा मम्मी। टाटा। ममता किचन में जाती है और दिन के खाने की तैयारी करने लगती है। मैं तो बहुत डर रही थी कि दोनों बच्चे बहुत शैतान होंगे, लेकिन दोनों बच्चे तो बड़े शांत हैं, बेचारे चुपचाप अपने खिलौने के साथ खेल रहे हैं। इसी के साथ ममता अपने काम में लगी रहती है। दरअसल उसकी किचन से सारे रूम्स दिखते थे, इसीलिए वो उन दोनों पर अपनी नज़रें जमाई हुई थी। लेकिन आप सभी को तो पता ही है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। थोड़ी देर बाद ही अचानक से बच्चों के कमरे से बड़ी जोर की आवाज़ आती है। अरे विवेक, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने ये गमले तोड़ दिए? ओफो, मैंने तुमसे क्या कहा था कि अपनी जगह से ज़्यादा हिलना मत और चुपचाप मेरी नज़रों के सामने रहना। ये तो अच्छा हुआ कि तुम दोनों को कोई चोट नहीं आई, वरना मैं अपनी ननद को क्या जवाब देती। हे भगवान। सॉरी मम्मी। सॉरी मम्मी। दोनों बच्चों का मासूम चेहरा देखकर ममता चुप हो जाती है। देखो बच्चों, मैंने तुम दोनों को खेलने से मना नहीं किया है, बस तुम लोग ज़्यादा इधर उधर मत भागो, वरना आप दोनों को चोट लग सकती है ना, और अगर चोट लग जाएगी तो तुम लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जाना चाहते हो क्या डॉक्टर के पास? नहीं, मुझे नहीं जाना, डॉक्टर सुई लगाते हैं, बहुत दर्द होता है।
मैं भी नहीं जाऊँगा। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो आप लोगों को चुपचाप बिना शैतानी किए यहाँ पर अपने खिलौनों के साथ खेलना है, ठीक है? दोनों बच्चे हाँ कर देते हैं और इसके बाद ममता फिर से अपने किचन के काम में लग जाती है। वहीं ममता के सास ससुर दोनों आते हैं और बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। ऐसे ही थोड़ा टाइम और बीत जाता है। अरे बच्चों, तुम लोग तो बड़ी शैतानी करते हो। तुम लोगों के पीछे भागते भागते मेरे कमर में दर्द हो गया। वही तो भाई, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। अजी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आपने न जाने कितने बच्चों को संभाला है। अजय और वर्षा को तो मैंने ही संभाला है। आप तो ऑफिस निकल जाया करते थे, आपको क्या पता कि बच्चों को संभालना कैसे कहते हैं। अब तुम ना पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। अरे ये सब छोड़ो, वो देखो वो कहाँ जा रहा है। अरे विवेक बेटा, रुक रुक बेटा, कहाँ जा रहा है ये बच्चा? अरे वहाँ मत जा बेटा, तेरा पैर फिसल जाएगा। दरअसल दोनों बच्चे पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और विवेक दौड़ते दौड़ते बाथरूम की ओर जा रहा था। बस इसीलिए सुषमा देवी अपनी नाती को रोक रही थी। ऐसे ही करीब 3 घंटे तो बीत ही जाते हैं। अरे बहू, खाना बन गया हो तो ज़रा बच्चों को देख लो। हाँ हाँ पापा जी, आ रही हूँ। फिर क्या, अभी तो ममता का काम पूरा भी नहीं हुआ था, अभी तो उसे रोटियां भी बनानी थी। पापा जी, मम्मी जी, आप लोग जाइए, आप लोग आराम कीजिए, मैं देखती हूँ बच्चों को। हाँ बहू, ज़रा इन दोनों को देख ले, ये लोग तो बड़ी शैतानी करते हैं। वर्षा तो कह रही थी कि ये दोनों बिल्कुल भी शैतानी नहीं करते। अरे सुषमा, वो तो हर माँ अपने बच्चों के लिए कहती है। अच्छा चलो, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने, कमर की तो बैंड बज गई है भाई। हाँ जी, मैं भी आ रही हूँ। दोनों सास ससुर आराम करने के लिए निकल जाते हैं और बेचारी ममता यहाँ फंस जाती है। अच्छा बच्चों, मैंने बैंगन की सब्ज़ी और रायता बनाया है, आप लोग खा लोगे ना? ओह नो मामी, मुझे बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है, मैंने आज तक बैंगन नहीं खाई। क्या? हाँ मम्मी, मुझे भी बैंगन पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, नो। बेचारी ममता जैसे तैसे इन बच्चों को संभाल रही थी, घर का काम भी कर रही थी और ऐसे में ये दोनों बच्चे नाटक करने लगते हैं। फिर क्या, ममता को दोबारा उनकी मनपसंद सब्ज़ी बनानी पड़ती है। वहीं शाम के 4 बज जाते हैं। अरे बहू, चाय तो बना दे। इतनी थक गई हूँ, फिर भी सासू माँ को अपनी चाय की पड़ी है। ममता हिम्मत करके उठती है, जैसे तैसे चाय बनाकर देती है। हे भगवान, जल्दी से 7 बज जाए और ननद घर आ जाए। थोड़ी देर बाद 7 बजते हैं। वर्षा घर आती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। कसम से आज तो बहुत थकान लग रही है। अरे आज का दिन तो निकल गया, अब पता नहीं कल कैसे मैनेज करूँगी। क्या करूँ, ननद को मना भी नहीं कर सकती, अभी उनकी भी प्रॉब्लम है। अगर ऐसे में मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? फिर क्या, ममता अपनी ननद वर्षा का मुंह देखकर चुप रह जाती है और ऐसे ही अपने ननद के बच्चों को संभालती रहती है। 3 दिन बाद जब वर्षा के दोनों बच्चे ममता के घर में थे, लो बच्चों, तुम दोनों के लिए स्पेशल बर्गर। तुम दोनों बोल रहे थे ना मामी बर्गर बना दो, बर्गर बना दो, तो हाजिर है तुम्हारी मामी का स्पेशल बर्गर। वाह, ओह नो, इसमें तो टमाटर है, मुझे टमाटर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे अच्छा नहीं लगता तो क्या हुआ, एक बार कोशिश तो करो खाने की, सब अच्छा लगने लगेगा। विवेक बेटा, टमाटर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नो, मुझे टमाटर नहीं खाना। हाँ मम्मी, मुझे ये प्याज नहीं पसंद है। ओहो, अब मैं क्या कहूँ, आप दोनों बर्गर से निकाल दो प्याज और टमाटर। हाँ, दोनों बच्चे अपने अपने बर्गर से प्याज और टमाटर निकालकर ममता के बनाए हुए बर्गर को टेस्ट करते हैं। ओह नो मामी, ये बर्गर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, इससे अच्छा बर्गर तो मेरी मम्मी बना लेती है। लगता है मम्मी को अच्छा बर्गर बनाना नहीं आता। ममता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, दोनों बच्चे जो थे। मम्मी केचप दीजिए, मैं इसमें केचप डालकर खाऊंगी। अब 2 मिनट, हाँ अभी लाती हूँ नैना। ममता किचन में जाती है और वहाँ से केचप का बॉटल लाती है। लो अब खाओ। मेरे बर्गर में जो पनीर पड़ी थी वो तूने खा लिया विवेक? नहीं, मैंने नहीं खाया। झूठ बोल रहा है तू, देख तेरे मुंह पर पनीर लगाया। मम्मी देखो ना, विवेक ने मेरा पनीर खा लिया।
ये कहकर नैना रोने लगती है और रोते हुए अपने हाथ में पड़े हुए केचप की बोतल को अपने भाई के कपड़े के ऊपर डाल देती है। मम्मी देखो इसे। नैना, ये क्या किया तुमने अपने भाई के साथ? ऐसे करते हैं क्या? पर नैना तो सुनती नहीं और अपने भाई से लड़ाई करने लगती है। अरे बच्चों, लड़ो मत, चोट लग जाएगी। मम्मी जी, पापा जी देखिए ना, नैना और विवेक बहुत लड़ रहे हैं। ओफो, ये दोनों तो वॉक पर गए हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं? थोड़ी देर बाद जैसे तैसे दोनों बच्चे शांत हो जाते हैं। मुझे तो बस इस बात का डर है कि कहीं दोनों एक दूसरे को चोट ना पहुंचा दे। थोड़ी देर बाद ममता के सास ससुर आते हैं। अरे बहू, बाथरूम में मैं 2 दिनों से ये कपड़े पड़े हुए देख रही हूँ, अभी तक धोए नहीं तुमने? अरे उसमें मेरी वो वाली धोती रखी हुई है जो मुझे कल पहनकर पंडिताइन के घर में पूजा में जाना है। मेरे पास इसके अलावा अभी कोई नई धोती भी नहीं है, कौन सी पहन कर जाऊँ? माँ जी, आपको पता ही है ना, नैना और विवेक को देखने में मेरा कितना समय चला जाता है, इसीलिए मैं थक जाती हूँ। और अरे बस बस बस, नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी उम्र में तो हमने 4 बच्चों को संभाला है, और तो और घर का सारा काम और सास ससुर को भी देख लेते थे। पता नहीं आजकल की नई बहुएं कितने बहाने मारती है। इस तरह ममता की सासू माँ उल्टा अपनी बहू को ही सुनाने लगती है। वहीं जब रात होती है, दोनों पति पत्नी अपने रूम में थे। सुनो, इतनी जल्दी सो गई क्या ममता? अजय को अपनी पत्नी से कुछ बात करनी थी, लेकिन उसकी पत्नी बेचारी बहुत थक गई थी, इसलिए वो जल्दी सो गई थी। सुबह होते ही अजय अपनी पत्नी से बात करता है। क्या बात है ममता, आजकल बड़ी बिजी रहती हो, ऊपर से 2-3 दिन से जल्दी सो जाती हो। तो क्या करूं, देखिए ना कितना काम रहता है। ननद जी के बच्चों को भी देखना है, वो बच्चों को लेकर बस आती ही होंगी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब मैं ऑफिस से थक कर आता हूँ तो थोड़ा सा मेरा मन करता है कि मैं भी किसी से बात करूँ, और तुम हो कि अपने ही काम में बिजी रहती हो। अरे तो काम करना मेरा कोई शौक नहीं है, फंस गई हूँ मैं। लेकिन फिर भी थोड़ा समय तो निकाल ही सकती हो ना अपने पति के लिए। मुझे पता था आप यही बोलेंगे। घर का इतना सारा काम करती हूँ, उसके बाद आपकी बहन के दोनों बच्चों को संभालती हूँ, सास ससुर को देखती हूँ। ये भी तो देखिए आप, परेशानी नहीं दिखती आपको मेरी, बस ये दिखता है कि मैं रात में जल्दी सो गई। अरे बस बस बस, इतना मत सुनाओ मुझे। कल ऑफिस में बॉस ने मुझे बहुत डांट दिया था, इसलिए थोड़ा परेशान था। सोच रहा था तुमसे थोड़ी बात कर लूँगा तो मन हल्का हो जाएगा। तुम तो यहाँ पर भरी बैठी हो, तुम तो बस घर का ही काम करती हो, तब परेशान हो। कभी बाहर जाकर काम करके देखो कितनी परेशानी होती है, रोज़ 10 लोगों से डांट सुननी पड़ती है। हाँ हाँ, सारी मेहनत तो आप ही करते हैं ना, मैं तो बस बैठी रहती हूँ। इस तरह दोनों पति पत्नी में बहस हो जाती है, और ऐसा रोज़ रोज़ होने लगता है, क्योंकि ममता दोनों बच्चों के चक्कर में अपने ससुराल वालों को ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी। इसी बीच ममता को अपनी ननद का कॉल आता है। अरे ननद जी का कॉल। हेलो भाभी, मैं ना नैना विवेक के पापा के साथ कहीं जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो प्लीज़ आप बच्चों को 2-3 दिन देख लीजिएगा, प्लीज़ मना मत करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना सच में। अब हाँ ओके, थैंक यू भाभी, बाय। वर्षा फ़ोन काट देती है। इससे पहले भी ननद जी अपने दोनों बच्चों को 3 दिन तक छोड़ गई थी, और अब आज भी वही। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ममता बेचारी यही सोचते सोचते कोने में बैठी रहती है। तभी उसका पति आता है। अरे आप, आज जल्दी छुट्टी हो गई क्या? हाँ, वैसे तुम यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रही हो? क्या बताऊँ, आज ननद जी अपने दोनों बच्चों को फिर से 3 दिन के लिए छोड़ कर गई हैं। क्या, फिर से? अब आप बताइए मैं क्या करूँ? सच में वर्षा ऐसा बार बार क्यों कर रही है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, मेरे पास ना एक प्लान है जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अच्छा बताइए। इसके बाद दोनों सुषमा के पास पहुंचते हैं। तुम लोग? हाँ माँ, मैं ना आपसे ये कह रहा था कि मेरा ऑफिस वर्षा के घर के पास शिफ्ट हो गया है, तो हम लोग भी वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। वर्षा भी आराम से अपने बच्चों को हमारे घर छोड़ जाया करेगी। और दूसरी बात माँ, ममता ना आपसे वर्षा के बच्चों को नहीं देख पाएगी क्योंकि उसे बहुत काम होता है, इसलिए उसके बच्चों को तो आपको ही देखना पड़ेगा। अब आप आराम से अपनी बेटी के बच्चों को देखना। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम लोग पागल हो क्या? मैं कैसे देखूंगी उन्हें? मेरी उम्र तो देखो। नहीं बेटा, मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। अरे माँ जी, लेकिन वो आपके ही नाती नातिन है ना। अरे बहू, अब हमारा ज़माना गया। सुषमा के इतना मना करने पर भी दोनों वर्षा के घर के पास ही घर लेते हैं।
अरे माँ, भाभी मान ही नहीं रही है, तो कम से कम आप ही मेरे बच्चों को देख लीजिए ना, इतना तो कर ही सकती है ना आप। अरे तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, क्या ये कम नहीं है जो अब तू ये काम भी मुझे दे रही है? अरे तेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, कोई 25 साल की जवान लड़की नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा भैया। क्या करूँ अब वर्षा को इस बात की टेंशन हो जाती है। ऐसा करती हूँ, भैया और भाभी के बगल में ही शिफ्ट हो जाती हूँ, तब मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरी माँ मना भी नहीं कर पाएगी। फिर क्या, वर्षा अपने भैया भाभी की पड़ोसी बन जाती है। चलो, सारी तैयारी तो कर ली है, अब बस बच्चों को माँ के पास छोड़ना है। इन्हें माँ के पास छोड़ दूँगी और फटाफट ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। इसके बाद वर्षा अपने बच्चों को लेकर भैया भाभी के घर पहुंचकर डोरबेल बजाती है। जैसे ही सुषमा दरवाज़ा खुलती है, अच्छा माँ, बच्चों को देख लेना, मैं निकलती हूँ। हाँ, अरे इससे पहले कि सुषमा कुछ बोल पाती, वर्षा चली जाती है। क्या करूँ, अब तो मुझे ही देखना पड़ेगा। आओ बच्चों, अंदर आओ। अब सुषमा दोनों बच्चों को देखने लगती है। कहने को तो सुषमा दोनों बच्चों का ध्यान रख रही है, लेकिन बार बार वो अपनी बहू ममता को बुलाती रहती है। अरे बहू देख तो, नैना के कपड़े में दाग लग गया है, ज़रा इसे मिटा तो दे। जी माँ जी। इसके बाद कई बार सुषमा अपनी बहू को काम के लिए बुलाती रहती है और फिर से ममता की शामत आ जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। अरे आज तो सुबह के 9 बजने वाले हैं और अभी तक ननद जी आई नहीं। तभी वर्षा आती है। भाभी, माँ, अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सास ससुर को मेड रखने के लिए मना लिया है। आई एम वेरी सॉरी, मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं ननद जी। हाँ, अब ये बात सुनकर ममता चैन की सांस लेती है। अनामिका की शादी धूमधाम से प्रभात के साथ हो जाती है और उसके ससुराल वाले उसका स्वागत बहुत ही धूमधाम से करते हैं। परिवार में सभी उससे बहुत प्यार से मिलते हैं, लेकिन उसकी ननद काजल के चेहरे पर खुशी बिल्कुल नहीं दिखाई देती। अनामिका को इस बात की कोई भनक नहीं लगती। अनामिका बेटा, तुम यहाँ इस घर को अपना ससुराल नहीं अपना घर समझ के रहना। इस घर में तुम्हारा दिल से स्वागत है बेटा। हाँ बेटा, तुम्हें हम लोग यहाँ किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे, और फिर भी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो तुम हमें बेझिझक बता देना। अनामिका अपने सास ससुर का व्यवहार देखकर बहुत खुश होती है। अब वो थोड़ा आगे बढ़कर अपनी ननद काजल से मिलना चाह रही होती है, लेकिन तभी एकदम से काजल बोलती है। देखो भाभी जी, हमारा घर ना बहुत बड़ा है और इस घर का कामकाज संभालना कोई आसान काम नहीं है। काजल, अपनी भाभी को घर में रहने तो दो, थोड़े दिन में वो भी घर की हर चीज़ को धीरे धीरे समझ जाएगी। ललिता, तुमने देखा, बहू के आते ही अपना प्रभात बड़ों जैसी समझदारी भरी बातें करने लगा है। जी माँ जी, पापा जी, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबको मुझसे कभी कोई शिकायत ना हो। अनामिका अपने ससुराल में पूरी मेहनत से घर के काम संभालने में लग जाती है और अब सब उसके काम और समझदारी देखकर उससे खुश रहने लगते हैं। लेकिन काजल उसके हर काम में कमी निकालने का बस बहाना ढूंढती रहती है और एक दिन उसे बहाना मिल भी जाता है। अब वो किचन में जाकर अनामिका से कहती है, सुना भाभी, आज सब्जी में नमक ठीक से क्यों नहीं डाला? नहीं, मैंने तो हर चीज़ अच्छे से डाली थी। तो फिर मुझे सब्जी बिल्कुल बेस्वाद क्यों लगी? तूने ठीक से चखी थी क्या सब्जी, या बस ऐसे ही बोल रही है? नहीं माँ, तुम खुद सब्जी खाकर देख लो। अरे माफ़ करना काजल, लगता है मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया। अगली बार मैं और ज़्यादा ध्यान रखूँगी। अरे वाह काजल, तुम तो बहुत तेज़ हो गई हो, तुरंत पहचान लिया सब्जी में क्या कम है। माँ, मैं तो सब देखती रहती हूँ, तुम ही भाभी की गलतियों पर ध्यान नहीं देती। आखिरकार तुम नहीं कहोगी तो मुझे तो भाभी को बताना ही पड़ेगा ना। तभी प्रभात वहाँ से निकल रहा था और काजल की ये बात सुनकर वो किचन में आकर काजल को डांटता है। काजल, तुम हमेशा अपनी भाभी के काम में बस कमियां ही निकालती हो, कभी उसका हाथ भी बटा लिया करो। वाह भैया, बहुत बढ़िया। अभी भाभी को आए 4 दिन नहीं हुए और तुम अपनी बीवी की तरफदारी में लग गए। तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? और मैं बस सही बात तो कह रहा था। अगर तुमको ये तरफदारी लगती है तो तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ, समझी? अरे जाने देना प्रभात, यह भी बच्ची है, अपनी भाभी से थोड़ा हंसी मजाक कर रही है। तू भी कहाँ इन दोनों के चक्कर में पड़ा है।
जा तू जाकर अपना काम देख बेटा। प्रभात गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन काजल को इन बातों से अपनी बेइज्जती लगती है और वो इसका बदला अनामिका से कैसे लेगी इस बारे में सोचने लगती है। आज तक मुझसे इस घर में किसी ने इस तरह बात नहीं की, और इस कल की आई लड़की के लिए मेरे भाई ने सबके सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। इसका बदला मैं भाभी से लेकर रहूंगी। एक दिन जब ललिता और अनामिका बाजार जा रहे थे तो काजल भी उनके साथ ज़बरदस्ती चल देती है। फिर वो तीनों मिलकर अच्छे से सब्जी और ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, लेकिन जब घर आकर पैसों का हिसाब होता है तो हिसाब में 150 रुपये कम निकलते हैं। अब मौका पाकर काजल छोटी सी बात का बखेड़ा खड़ा कर देती है। माँ, भाभी, जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ काजल, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? वाह भाभी, एक तो कांड करती हो तुम, ऊपर से मुझसे पूछ रही हो मैं क्यों चिल्ला रही हूँ। अरे क्या हुआ काजल, सीधे सीधे बोलना। और तू किस कांड की बात कर रही है? माँ, आपको तो हिसाब किताब से मतलब ही नहीं होता। आज मैंने बाजार का हिसाब सही से चेक किया तो मुझे पूरे 150 रुपये का घपला मिला है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। मैंने सोचा न जाने आज क्या हो गया। ललिता का इतना नॉर्मल रिएक्शन देखकर काजल सोचती है उसको थोड़ा ज़्यादा बवाल करना चाहिए। शायद उसके बाद माँ भाभी पर भड़क जाएंगी, इसलिए वो 150 रुपये का महत्व अनामिका को बार बार समझाती है और उसकी ये चाल काम कर जाती है। अब ललिता अनामिका से कहती है, अनामिका, काजल ठीक कह रही है। माना 150 रुपये कम होते हैं, लेकिन हिसाब तो एकदम बराबर आना चाहिए ना। लेकिन माँ जी, मुझे सच में नहीं पता वो 150 रुपये कहाँ खर्च हुए हैं। कैसे नहीं पता? बाजार का सारा हिसाब तो आप ही नहीं किया था, आपको पता होना चाहिए। जल्दी बताओ अनामिका, 150 रुपये का तुमने क्या लिया? माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया, जो सामान आया है वो सबके सामने है। घर में हंगामा होता देख प्रभात और सुरेश भी वहाँ आ जाते हैं। तब प्रभात जब सामान को अच्छे से चेक कर रहा होता है तो पिज्ज़ा का 150 रुपये का बिल सामने से निकलता है। उसे देखकर अनामिका कहती है, अरे याद आया, ये पिज्ज़ा तो काजल ने खाया था माँ जी से छुपकर। अरे, अब मेरे खाने पीने पर भी नज़र गड़ा कर रखती हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने भाभी। काजल, ये कैसे बात कर रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही है। अनामिका को ऐसे किसी के खाने पीने के बारे में नहीं बोलना चाहिए। माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। चुप रहो अनामिका, आज पहली बार मेरी बेटी तुम्हारी वजह से रोई है और ये अच्छा नहीं हुआ। काजल का सबके सामने रोना अनामिका को भारी पड़ गया और भाभी को डांट पड़ता देख काजल मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अब काजल का अनामिका को ताना मारना रोज धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, जिससे अनामिका प्रभात से कहती है, पता नहीं काजल को मुझसे इतनी नफरत क्यों है। वो हमेशा बस मेरे पीछे पड़ी रहती है और मौका ढूंढती है कि माँ जी से मुझे डांट कैसे लगवाए। देखो, ये तुम लोगों के बीच का मामला है, इसे तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। अरे पर मुझसे अब ये रोज़ रोज़ का टोकना नहीं झेला जाता। अरे कुछ दिन सहन कर लो, उसके बाद वैसे भी उसे शादी करके ससुराल जाना है। एक दिन ललिता के घर कुछ मेहमान आते हैं। सब बैठकर वहाँ मेहमानों से बात कर रहे थे। अब काजल उन मेहमानों के सामने भी उल्टी सीधी बातें करने लगी, जिससे अनामिका को बहुत बुरा लगता है। वो अंदर ही अंदर सोचती है पर कुछ कहती नहीं। अरे भाभी, मिठाई में इतना कम घी, क्या मेहमानों के सामने हमारे घर की नाक कटवाओगी? अरे नहीं नहीं काजल, हमें मिठाई बहुत अच्छी लगी। अनामिका ने तो बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। लगता है काजल तुमको मिठाई पसंद नहीं आई। मैं अगली बार और अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। काजल, सबके सामने ऐसे ताने मारने की ज़रूरत नहीं है। अनामिका ने बहुत मेहनत की है मिठाई बनाने में। अरे अब बस भी करो तुम सब। और काजल कितनी टांग खिंचाई करोगी अपनी भाभी की, उसको इस बार बख्श दो बेटा। हर दिन काजल का व्यवहार और कड़वा होता जाता है। अनामिका का मन उदास होता है। वो ये सब सहने की कोशिश करती है पर एक दिन खुद को रोक नहीं पाती और ललिता के सामने अपने दिल की बात कह देती है। माँ जी, मैं काजल को खुश करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन वो तो हमेशा मुझसे नाखुश ही रहती है। अरे बेटा, वो तो अभी बच्ची है, उसे थोड़े समय में सब समझ में आ जाएगा। माँ जी, मगर इस तरह के व्यवहार से उसे ही नुकसान होगा।
ससुराल में अगर ऐसे रही तो कैसे निभेगा। ठीक है बेटा, मैं उससे बात करूँगी, मगर तुम भी थोड़ा सहनशील बनो। माँ जी सहनशील तो बनी हुई हूँ, पर दिल दुखता है जब वो हर बात में मेरा मजाक उड़ाती है। अनामिका एक दिन काजल को समझाने की कोशिश करती है कि हर समय ताने मारने और मजाक करने से घर का माहौल खराब होता है और जब तुम ससुराल जाओगी तो ये सब पसंद नहीं किया जाएगा। काजल, परिवार में सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। ससुराल में ऐसा व्यवहार सही नहीं लगेगा। भाभी मुझे किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे रहूँगी, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक सलाह है एक बहन की तरह, आगे जाकर तुम खुद को ही मुसीबत में डाल दोगी। भाभी आप ना मुझे मत सिखाइए, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। देखो काजल, जब वक्त आएगा तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था। तब की तब देखी जाएगी, अभी आप मुझे फ्री का ज्ञान मत दो। काजल की शादी तय हो जाती है और उसे विदाई से पहले उसकी माँ और भाभी मिलकर अच्छे से समझाने की कोशिश करती हैं। भाभी उसे ससुराल में सही बर्ताव के लिए सलाह देती है, लेकिन काजल तो अपने अंदाज में ही उसे जवाब देती है। काजल बेटा, ससुराल में सबके साथ अच्छे से रहना, किसी का दिल मत दुखाना बेटा। माँ आप मुझे बच्ची समझती हो क्या? मैं समझती हूँ सब कुछ। काजल, तुम देखना ससुराल में रिश्तों को संभालना कितना ज़रूरी होता है, इसलिए तुम सबसे प्यार से ही बात करना, तभी सब तुम्हें समझेंगे। भाभी आपको मेरी इतनी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। बस बेटा, ये नसीहतें दिल में रखना, वहाँ कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। अब ससुराल में आकर भी काजल का वही व्यवहार जारी रहता है। वो वहाँ भी सबको टोकने और ताने मारने में लगी रहती है। एक दिन सुषमा सुबह रसोई में नाश्ता बना रही थी और चाहती थी कि काजल मदद करे, लेकिन काजल तो इसका उल्टा जवाब देती है। काजल बेटा आ जाओ, साथ काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। आना तो मैं भी चाहती हूँ, पर आराम का भी हक है ना मुझे, या फिर दिन भर बस काम ही करते रहना है मुझे मम्मी जी? बेटा हम सब घर के ही एक हिस्से हैं, थोड़ा हेल्प करोगी तो सबका मन खुश रहेगा। हाँ हाँ, बस यही एक कमी रह गई थी मेरी ज़िंदगी में, आपकी हर बात मानने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ मैं। पर मैं तो सिर्फ कह रही थी। कहने का ही शौक है ना आपको, मुझे मेरी तरफ जीने दीजिए। ठीक है, तुमको जैसा ठीक लगे वो समझो। हाँ तो करूँगी ही, आपकी परमिशन थोड़ी ना मांगी है मैंने। काजल के इस व्यवहार से सुषमा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो कुछ कहे बिना वहाँ से चली जाती है। काजल की तीखी बातें उसके मन में चुभ जाती है, लेकिन वो ये सोचकर चुप रह जाती है कि शायद समय के साथ काजल को समझ आ जाएगी। लगता है इसकी माँ ने इसको बचपन से बहुत लाड़ प्यार से पाला है, तभी ये इतनी तेज़ है। कोई नहीं, समय के साथ समझ जाएगी, अभी बच्ची तो है ये। एक दिन सूरज ऑफिस से जल्दी लौटकर घर आता है। वो काजल को बाहर डिनर पर चलने को कहता है, लेकिन काजल का जवाब फिर से उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। काजल, चलो बाहर चलते हैं, कुछ समय साथ में बिताएंगे। बाहर जाने से मेरी ज़िंदगी नहीं बदलने वाली, घर पर ही डिनर कर लेते हैं। पर मैं तो बस एक खास समय बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, खास समय बिताने का मतलब सस्ते रेस्टोरेंट पे ले जाना होता है क्या? काजल, मैं ये सब तुम्हारी खुशी के लिए तो कर रहा हूँ। अगर मेरी खुशी इतनी ही मायने रखती है ना, तो मेरे तरीके से करो। तुमको हर बात में शिकायत करना ज़रूरी है क्या? अगर तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी है तो इसमें मैं क्या करूं? वैसे भी ना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बर्बाद करने का। सूरज उसकी बातों से दिल ही दिल में टूट जाता है और सोचता है आखिर कब काजल का रवैया बदलेगा। वो उदास होकर वहाँ से जाकर अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचने लगता है। मैं कितनी खुशी खुशी इसे घुमाने के लिए ऑफिस से जल्दी आ गया, लेकिन ये मेरी भावनाओं का ऐसे मजाक उड़ाएगी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पता नहीं ये कब समझेगी। कुछ दिन बाद सुषमा की सहेली घर आती है और सुषमा चाहती है कि काजल अच्छे से पेश आए, लेकिन काजल का तीखा जवाब फिर से माहौल को बिगाड़ देता है। काजल बेटा आओ, मेरी सहेली से मिलो, ये तुमसे मिलने आई है। आप खुद ही मिल लो, मुझे भी फुर्सत नहीं है। काजल बेटा, अच्छे से पेश आओ, सब तुम्हें देखकर खुश होंगे।
मैंने यहाँ सबको खुश करने का ठेका नहीं ले रखा है। अरे काजल बेटी, परिवार में मिलजुल कर रहने में ही खुशी है। खुशी? सुनो आंटी जी, मेरे जीने का तरीका अलग है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद में खुश रहती हूँ, समझी? काजल, मेहमानों के सामने ऐसा नहीं बोलते। तो मत बुलाइए मुझे, वरना फालतू में आपकी सहेली नाराज़ हो जाएगी। सुषमा और उसकी सहेली इस तीखे जवाब से चुप रह जाती हैं। अब सुषमा को ये समझ में नहीं आता कि इस माहौल को कैसे संभाले। थोड़ी देर में सहेलियों के जाने के बाद वो काजल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन काजल फिर से उल्टा जवाब देकर सुषमा का मुंह बंद कर देती है। काजल, मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ी शांति और प्यार से रहो, मगर तुम हर बात पर ताने क्यों मारती हो? मैंने तो बस वही कहा जो मुझे सही लगता है। काजल बेटा, हर बात जो तुमको सही लगती है ज़रूरी नहीं है कि वो सबको भी सही लगे, और इस तरह बोलने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। काजल, तुम्हें यह समझ में नहीं आता क्या कि सब लोग तुमसे बड़े हैं और ये लोग तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे? इसलिए तुम जो भी बोलो संभल कर बोला करो। तो मैं ऐसा क्या ही बोलती हूँ जो सबको मेरी बोली इतनी खराब लगती है? सुषमा परेशान होकर सूरज से काजल को उसके मायके घुमा लाने को कहती है। वो सोचती है शायद वहाँ जाकर इसका मन बदल जाएगा तो ये अपने आप खुश होकर सबसे सही से बात करने लगेगी। सूरज काजल को उसके मायके ले जाता है, लेकिन वहाँ सूरज का लटका हुआ मुंह देखकर अनामिका उससे पूछती है, क्या हुआ नंदोई जी, आप बहुत परेशान लग रहे हो? अनामिका के पूछने पर सूरज उसको काजल की सारी करतूतें बता देता है। ये सुनकर अनामिका को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो ये सब ललिता से कहती है, काजल, अगर ये सब सच है जो मैं ये सुन रही हूँ तो तुम्हें ससुराल में थोड़ा सही से रहना चाहिए। माँ, मुझे मत समझाओ। और भाभी, आपसे रहा नहीं गया जो आप मेरी चुगली माँ से करने आ गई? मुझे ये सब नंदोई जी ने बताया है। आपकी नंदोई जी को तो मैं घर जाकर बताऊंगी। 2 दिन मायके में रहने के बाद काजल अब अपने ससुराल आती है और आते ही वो वहाँ हंगामा शुरू कर देती है। ये देखकर उसके सास ससुर उससे गुस्सा होने लगते हैं। अब वो सबको उल्टा सीधा सुनाने लगती है। सूरज, आपको जरा भी तमीज़ नहीं है क्या? जो मेरे घर में जाकर मैं इस घर में क्या करती हूँ सब बिना सोचे सच्चा झूठा मिलाकर मेरे घर वालों को परेशान कर दिया। अब वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तुम जैसी हो, बस मैंने तुम्हारी भाभी को वही बताया है। क्या हुआ काजल, जो घर आती ही हंगामा शुरू कर दिया तुमने? आप बीच में मत बोलो। काजल, तमीज़ से बात करो, मेरी माँ है ये। हाँ, तुमको तो बहुत तमीज़ है ना, तभी तो मेरी बेइज्जती करके आए हो मेरे मायके में। सूरज और सुषमा दोनों को अच्छे से समझ में आ जाता है कि काजल का तीखा और कड़वा स्वभाव उनके रिश्तों में दरार पैदा करवा देगा। इसलिए वो अब कुछ दिनों के बाद सूटकेस के साथ काजल को दोबारा उसके मायके छोड़ आता है। ये देखकर ललिता और अनामिका बहुत परेशान हो जाती हैं। ये क्या हुआ काजल बेटा, तूने फिर ससुराल वालों को परेशान किया क्या? मैंने किसी को परेशान नहीं किया। वहाँ किसी को मेरा बोलना पसंद नहीं आता, मैं क्या करूँ? अरे क्यों पसंद होगा, तेरी ज़बान भी तो कैंची से तेज़ चलती है, तूने ही कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। ये सब तुम्हारी करने का नतीजा है माँ। पहले तो मुझे सर चढ़ाया, अब ज्ञान दे रही हो। सब मुझे वहाँ बदतमीज़ समझते हैं। बदतमीज़ को बदतमीज़ ही समझेंगे ना। मुझे पहले ही लग रहा था तूने ससुराल में कोई बड़ा कांड किया है, वरना कोई दामाद ऐसे ही अपनी पत्नी को उसके मायके नहीं पहुंचाता। हाँ हाँ, सब मेरी ही गलती है माँ, और तुम सब तो दूध के धुले हो ना। अब कुछ दिनों बाद सूरज काजल के मायके में तलाक के कागज़ भेजता है, जिनको देखकर वहाँ सबको गहरा सदमा लगता है। अब तो काजल को भी ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपनी भाभी से राय लेती है। भाभी, मुझे नहीं पता था कि मेरी इन हरकतों से सूरज मुझे छोड़ देंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है काजल, तुम अपने आप को बदलो, तब सब सही हो जाएगा। भाभी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया है। कोई बात नहीं काजल, अब तुमको समझ में आ गया है ना। तुम बस जब सूरज आए तो उनसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेना, सब सही हो जाएगा। ठीक है भाभी। कुछ दिन बाद सूरज काजल को तलाक देने आता है, लेकिन काजल सूरज के सामने फूट फूट कर रोती है और सूरज को रिश्ता ना तोड़ने को बोलकर अपने किए बर्ताव की माफ़ी मांगती है।
ये देखकर सूरज उसको आखिरी मौका देने के लिए अपने घर ले जाता है और अब अपने ससुराल में काजल बहुत अच्छे से बर्ताव करती है और सभी उससे खुश हो जाते हैं। तब एक दिन सूरज काजल को बताता है कि तलाक देने वाली बात एक मजाक थी। ये सुनकर काजल हंसने लगती है। अरे मम्मी कितनी देर हो गई, क्या कर रहे हो आप किचन में? अरे मुझे आज भूख लग रही है, अब कल तक मिलेगा क्या एप्पल खाने के लिए? मैंने कहा भी था कि मैं खुद काट लेता हूँ, लेकिन नहीं, ना आप किसी को करने देती हो ना खुद करके देती हो। अरे भाई ला रही हूँ, पूरा घर सर पर मत उठाया करो। और 6 महीने के दूध पीते बच्चे नहीं हो जो जरा सी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तुमसे। समय पर खाना दिया जाता है तब तो नखरे दिखाते हो। बेवक्त चिल्ला कर मेरा दिमाग मत चाटो। अब मैं सेब खाने के लिए मांग रहा हूँ, उसमें भी मुझे बातें सुना रही हो मम्मी आप। वैसे दिन भर तो चिल्लाती रहती हो कि मैं कुछ हेल्दी खाता नहीं, अब एप्पल से हेल्दी और क्या खाऊं? हाँ भाई हाँ ठीक है, सुन लिया। ये ले तेरे एप्पल कट कर आ गए, खा ले, मिटा ले अपनी भूख। मैं कोई 6 महीने का बच्चा नहीं हूं, तो फिर 6 महीने के बच्चों की तरह छिलका उतार के सेब क्यों खिला रही हो? दांत है मेरे मुंह में, वैसे भी चबा कर खा लेता हूं। तभी कहूं इतनी देर क्यों लग रही है आपको सेब काटने में? देख बेटा, तुझे अच्छे से पता है मुझे गंदगी नाम से ही चिढ़ है। पता नहीं इस दुकान पर कितनी तरह के लोग आते हैं, इन सेब को छू छू कर देखते हैं। 10 लोगों को 10 तरह की बीमारियां होती है, सबकी सब इन फलों और सब्जियों में ट्रांसफर होती है कि नहीं? तो क्या चाहता है कि सेब के साथ साथ वो गंदगी, बीमारियां, वायरस सब अपने पेट के अंदर डाल लूं मैं एक बार को ना खाऊं मुझे चलेगा, लेकिन गंदगी से नहीं खा सकती। हाँ अरे मम्मी बस करो, आप तो ना इतनी तरह की बातें बता देती हो कि अच्छे खासे बंदे का खाने से मन ही हट जाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो फल और सब्जी को ठेलों से उठाकर ऐसे ही खा जाते हैं, धोने की भी जरूरत नहीं समझते। एक आप हो जो 20 मिनट तक रगड़ रगड़ के धोने के बाद फिर उसे गर्म पानी में डुबोती हो, और जब इतने से भी आपका पेट नहीं भरता तो फिर उनके छिलके उतार कर उनका आधा स्वाद विटामिन खत्म कर देती हो। मुझे ऐसा लगता है मम्मी एक तरह की मानसिक बीमारी हो गई है आपको। अच्छा, अगर मैं तुम्हें 100 तरह की बीमारियों से बचा रही हूँ, साफ सुथरा खाना खिला रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम लोगों की सेहत ठीक रहे, तो इसका मतलब मैं मानसिक बीमार हो गई? वाह बेटा वाह। ठीक है, आज के बाद तुम्हें जो खाना है खाओ, मुझे क्या पड़ी है। मैं अपनी एनर्जी तुम लोगों के पीछे क्यों खर्च करूं? एक तो भलाई करो, ऊपर से बातें भी सुनो। आजकल भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अच्छा मम्मी चलो ठीक है, अब आप अपना मूड खराब मत करो। आधे घंटे रगड़ रगड़ कर इन सेबों की मसाज करने के बाद आप इन्हें काट कर लाई हो तो अब खा भी लो। बेटी की बात सुनकर कविता का मिजाज थोड़ा बिगड़ गया था। फिर भी उसकी बातों को इग्नोर करके कविता टेबल पर कांच की प्लेट में रखे हुए एप्पल के टुकड़ों को उठाकर खाने लगती है। अगले दिन, अरे भाग्यवान, कल मैं परवल लेकर आया था, तुमसे कहा था ना परवल की बढ़िया सी सब्जी बना देना, तो कितने दिन में मिल जाएगी वो सब्जी? तुम्हें पता है ना परवल को तुरंत ना बनाओ तो मुरझा जाता है। अब इतने साल की गृहस्थी हो गई है तुम्हारी, कितनी बार बताना पड़ेगा? अब इतने सालों की गृहस्थी का ताना ना आप मुझे ना दे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि गृहस्थी मेरे अकेले की नहीं हुई इतने साल की। आपको भी मेरा साथ निभाते निभाते 25 साल हो गए, तो इतना तो आप भी जानते होंगे कि परवल मैं बिना छिले नहीं बनाती। और ये जो टेबल पर आपके सामने रखा है ना, ये आपका पसंदीदा परवल ही है। क्या बात कर रही हो भाग्यवान, ये परवल की सब्जी है? अरे कोई देख कर कह सकता है कि ये परवल है? तुमने तो उसकी प्राण आत्मा सब निकाल दी। इतना मोटा मोटा परवल का छिलका उतार दोगे तो उसके अंदर बचेगा क्या? ऊपर से कुकर में सीटी लगाकर बिल्कुल हलवा बनाकर रख दिया सब्जी का। पता ही नहीं चल रहा कौन सी सब्जी है। क्या पता कब तुम मेरे मिजाज का खाना बनाना सीख जाओगी। अब तो हमें लगता है कि बहू ही ले आया, कम से कम ढंग का खाना तो खाने को मिले। बाकी की औरतें आधे घंटे में खाना बना लेती है, और एक तुम हो कि तुम्हें 2 गुना समय लगता है खाना बनाने में, और उसके बाद भी सारी सब्जियों का रंग रूप बदल जाता है। अरे पापा, मम्मी को डबल टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता है जितनी सेवा मम्मी हम लोगों की नहीं करती, उससे ज़्यादा सेवा मम्मी सब्जी और फलों की करती है। पहले उन्हें 10 मिनट तक नल के पानी से धोती हैं, उसके बाद उबलते हुए पानी में डालकर 10 मिनट तक छोड़ देती हैं, फिर उसके बाद उनका छिलका निकालती हैं, और तब जाकर सब्जी बनने के लिए तैयार होती है। आपको बात समझ में आई पापा? मम्मी की पूरी रेसिपी नोट कर रखी है मैंने। अरे चुप करना लायक, जब देखो तब बाप की साइड लेकर माँ की टांग खींचने के लिए चला आता है। अरे तेरे जैसी औलाद को ही निकम्मी औलाद कहते हैं।
इतना बड़ा मैंने किया और जब देखो तब आपकी साइड लेने के लिए तैयार रहता है। मम्मी मैं पापा की साइड नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप ये बताओ कि टमाटर का छिलका उतार कर सब्जी में कौन डालता है? अरे मम्मी इतना क्यों सोचती हो आप? सारी दुनिया यही सब्जियां खा रही है ना, और एक आप हो कि टमाटर का भी छिलका निकाल के उसे सब्जी में डालती हो। पूरा दिन किचन में बीत जाता है आपका। कभी कोई सब्जी धोती हो, कभी फलों के छिलके निकालती हो, यहाँ तक कि अंगूर के भी छिलके निकालते हो आप। घंटों लग जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि फल लाना ही बंद कर दो। आपको देखते देखते ना मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ। हाँ बेटा, माँ को देख कर ना ऐसे ही इरिटेट हो जाते हैं। बीवी आएगी ना तब देखूंगी कैसे जुबान चलाओगे इतनी। जल्दी ही ईशानी नाम की एक लड़की के साथ रोहन की शादी होती है और ईशानी अपने ससुराल आ जाती है पहली रसोई के समय। देखो बेटा, ये पनीर की सब्जी, पूरी, पकवान ये तो सभी बहुएं बना लेती है। मुझे पता है तुम भी बना ही लोगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ऐसा स्पेशल बनाओ जो किसी ने पहले खाया ही ना हो, एकदम नया और यूनिक, जिसे जो भी खाए उंगलियां चाटता रह जाए और हमेशा याद रखे। रोहन की मुंह दिखाई में ऐसी डिश खाई थी जिसकी आज तक याद आती है। ठीक है मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं आज आपको ऐसी डिश बनाकर खिलाऊंगी जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा, आप भी याद रखेंगी। बहू ईशानी रसोई में जाती है और कुछ देर बाद बढ़िया स्नैक्स बनाकर तैयार कर लेती है। उसके साथ वो आलू दम की स्वादिष्ट सब्जी और आलू की कचौड़ियाँ भी बनाकर तैयार कर लेती है। बहू, रसोई से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया है भाई तुमने? सीक्रेट रेसिपी है माँ जी। अपना सीक्रेट तो मैं आपको नहीं बताने वाली। इतना ज़रूर बना सकती हूँ कि ये स्नैक्स आलू के हैं। आप खाकर बताइए आपको पसंद आए कि नहीं। अरे भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहू के पिताजी के आलू के खेत है। देख नहीं रही, सारी चीज़ आलू की बनाई है इसने। बुआ जी ऐसी बात नहीं है, जितनी भी चीज़ मैंने बनाई है ना वो सब मेरी बेस्ट रेसिपीज़ हैं। मैं तो बस ये चाहती थी कि आप लोगों को सब कुछ बेहतरीन खाने को मिले। अरे जीजी क्यों बोलकर टांग खींच रही हो? खा कर देखो ना कैसा बनाया है बहू ने। मेहनत तो भाई बहुत करी है, कई घंटों से लगी थी रसोई में। ईशानी सभी को खाना सर्व करती है और उसके बाद बुआ जी, उसकी सास, ससुर और पति के अलावा ननद भी खुशी खुशी खाना खाने लगती है। वाह भाभी, बड़े ही क्रिस्पी टेस्टी स्नैक्स है, मज़ा आ गया। अरे बेटा, कैसे बनाए हमें भी बता। मान गए भाभी, स्वाद तो है बहू के हाथ में। फिर बहू किसकी है? और भाई सीक्रेट रेसिपी है मेरी बहू की, आज से नहीं देने वाली। हाँ, जब मन करे आप चलिए आना बहू के हाथ का स्वादिष्ट नाश्ता करने। भाभी ये भी अपनी जगह ठीक ही है, इसी बहाने आपके यहाँ आने का मौका मिलता रहेगा। अरे बहू परेशान तो नहीं हो जाएगी ना इस बुढ़िया को खिलाकर? क्या बुआ जी, आप भी अपनों से कोई परेशान होता है क्या? भाई मानना पड़ेगा, बहू के हाथ में स्वाद तो है। यह उर्मिला जी कभी किसी के हाथ के खाने की तारीफ नहीं करती, सबके खाने में 36 कमियां निकालती है। और देखो तो कैसे बहू के हाथ का सब खाना उंगलियां चाट चाट कर खा रही है। अब तो मैं बहू के हाथ का खाना खिलाकर सबकी नज़रों में ऊपर चढ़ जाऊंगी। अगले ही रविवार को अपनी सारी सहेलियों को घर पर बुलाती हूँ और बहू के हाथ के स्पेशल स्नैक्स खिलाती हूँ। मेरी सहेलियों को भी तो पता चले कितनी गुणी बहू आई है मेरे घर। अब तो कविता कभी अपने रिश्तेदारों को, तो कभी सहेलियों को, कभी चाचा, कभी मामा, कभी बुआ, कोई ना कोई घर में आता ही रहता। और बहू ईशानी सबको अपने स्पेशल कुरकुरे आलू के स्नैक्स बनाकर खिलाती रहती। कुछ दिन बाद, ईशानी बेटा, तो ऐसा कर आज ना वही आलू वाले स्नैक्स बना ले। मेरी कुछ सहेलियाँ आज घर पर चाय नाश्ते के लिए आने वाली है। और सुन, थोड़ा ना ज़्यादा ही बनाना। अब क्या बताऊँ, तेरे हाथ में इतना स्वाद है कि मन करता है बस खाते जाओ खाते जाओ। लेकिन मम्मी जी, अच्छा चलिए ठीक है, बना दूंगी। ईशानी रसोई में जाती है और जाकर जल्दी जल्दी आलू छीलने लगती है। एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। मम्मी जी को मेरे हाथ के आलू के स्नैक्स इतने पसंद आ गए कि हर दूसरे दिन किसी न किसी को पकड़ कर ले आती हैं और मुझे आलू के स्नैक्स बनाने का फरमान जारी कर देती हैं। लेकिन मम्मी जी को कौन समझाए कि स्नैक्स आलू से नहीं, आलू के छिलकों से बनते हैं। अब रोज़ रोज़ इतने सारे आलू के छिलके में लाऊं तो लाऊं कहाँ से? मुझे तो मम्मी जी बड़े धर्म संकट में फंसा दिया आपने। अब सीक्रेट रेसिपी है, इसलिए किसी को कुछ बता भी नहीं सकती और ना ही माँ जी की कही हुई बात को टाल सकती हूँ। पिछले 1 हफ्ते में 5 किलो आलू छिलकर उनकी छिलकों से स्नैक्स बना चुकी हूँ। रोहन भी कई बार कह चुके हैं
तीनों टाइम खाने में ये आलू ही क्यों बनाती हो? अब मैं सबको क्या बताऊं कि इतने ढेर सारे आलू छिलने के बाद कूड़े में भी तो नहीं फेंक सकती ना। इसीलिए मजबूरी में इनको इस्तेमाल करने के लिए तीनों टाइम कुछ ना कुछ ऐसा बनाती हूँ कि ये छिले हुए आलू इस्तेमाल हो जाए। लेकिन फिर भी आधे आलू तो मुझे फेंकने ही पड़ रहे हैं। ठीक है, आज तो मैं माँ जी की सहेलियों के लिए स्नैक्स बना देती हूँ, लेकिन अब मैं माँ जी को साफ साफ बोल दूँगी, रोज़ रोज़ आलू के स्नैक्स बना पाना संभव नहीं है। अरे इस तरह तो रसोई का बजट ही हिल जाएगा, ऊपर से खाने की बर्बादी हो रही है सो अलग। सास की सहेलियों के जाने के बाद, देखिए माँ जी, अब ये ना आपका आलू के स्नैक्स खाने का ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हर दूसरे दिन आप किसी को पकड़ लाती हैं और फिर आलू के स्नैक्स करने लगती हैं। अब ये रोज़ रोज़ आलू के स्नैक्स बना पाना पॉसिबल नहीं है। आप समझती क्यों नहीं है? देखो तो, एक तो मैं इनकी तारीफ कर रही हूँ, ऊपर से महारानी मुझे ही बातें सुना रही है। अरे दूर दूर तक रिश्तेदारी में ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने मैंने तेरी तारीफ ना की हो। तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुझे इतनी अच्छी सास मिली है जो तेरे हाथ के खाने की सिर्फ तारीफ ही नहीं करती, बल्कि अपने जानने वालों को भी खाना खिलाने के लिए घर लेकर आती है। दूर दूर तक लोग जानने लगे हैं तुझे और तेरे आलू के स्नैक्स को। माँ जी, आप समझ नहीं रही हो। मैंने कहा ना, अगली बार अपनी सहेलियों को घर पर लेकर मत आइएगा, वरना मैं तो आलू के स्नैक्स बनाने वाली नहीं हूँ। फिर मत कहिएगा कि आपकी बेइज्जती होगी आपकी सहेलियों के सामने। हाँ, देखो तो, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, चढ़ गई सर पर। बस इसीलिए लोग कहते हैं बहू की ना ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। जब नई नई शादी होकर आई थी तो बड़ी संस्कारी बनने का नाटक कर रही थी, और अब कोई मेहमान घर पर आ जाए तो तुरंत मुंह टेढ़ा करने लगती है। सास कविता ने बहू को तो कह दिया कि अब वो अपनी किसी भी सहेली को घर पर नहीं बुलाएगी, लेकिन तब भी उसका फोन बजने लगता है और उसका किया हुआ वादा रेत के पहाड़ की तरह ढह जाता है। कविता, मुझे किट्टी वाली सरिता बहन जी ने बताया कि तेरी बहू बड़ी मास्टर शेफ है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब झूठ मत बोल। अरे भाई, वो क्या नाम बताया था उसने? आलू के स्नैक्स कह रही थी। ओए होए होए, क्या स्नैक्स बनाती है तेरी ईशानी कि उंगलियां चाटते रह जाओ। देखो, अब ना कोई बहानेबाजी नहीं चलने वाली। मैं तो भाई आ रही हूँ कल, मुझे तो बस तेरी बहू के हाथ के आलू स्नैक्स खाने हैं। हो गई बात ख़त्म। फ़ोन रखने के बाद, अरे ईशानी बेटा, वो मैं क्या कह रही थी कि आलू ख़त्म हो रहा है ना, मैं बाज़ार से जाकर ला देती हूँ। हाँ मम्मी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने फिर से किसी को घर पर इनवाइट कर लिया है, इसीलिए आपके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। देख बहू, तेरे सास की इज्जत का सवाल है, तुम मानेगी ना मेरी बात। माँ जी, मजदूर भी रुपया लेकर मजदूरी करता है, और आप मुझसे मुफ्त की गधा मजदूरी करा रही हैं। आपको पता भी है कितनी मेहनत से बनाती हूँ मैं ये सब। अच्छा ठीक है, मैं तुझे पूरे 1000 रुपये दूंगी, अब बोल। अच्छा ठीक है, अब आप इतना कह रही हैं तो बना देती हूँ। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी ने कहा उनकी 7-8 सहेलियाँ आएंगी। अब इतने आलू कैसे छीलूं? एक काम करती हूँ, मम्मी जी की सहेलियों को ही मैसेज डाल देती हूँ कि आते हुए पिछले 2 दिन के छिलके साथ लेती आए। ईशानी बारी बारी से सासू माँ की सारी सहेलियों को मैसेज कर देती है स्नैक्स पार्टी के दिन। अरे कविता, तूने कहा कि 2 दिन के आलू की छिलके जमा करके तेरे घर लेती हूँ। क्या बात है, खाद बना रही है क्या इन छिलकों का? क्या कहा तुमने? मैं और तुमसे आलू के छिलके मंगवाऊंगी? अरे मुझे तो वैसे ही हर चीज़ को छिलकर खाने का फोबिया है। मेरे तो खुद के घर में इतने छिलके निकल आते हैं, तुमसे छिलके क्यों मंगवाने लगी मैं? और वैसे भी मैं कोई खाद वाद नहीं बना रही। किसने कहा तुमसे? अरे भाई, तूने ही तो मैसेज किया था, भूल गई क्या? मम्मी जी आप छोड़िए ना, वो मैंने आंटी जी को मैसेज करके आलू के छिलके लाने को कहा था। लाइए, आप मुझे दे दीजिए, मुझे ना इनकी खाद बनानी है। आप लोग बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। कविता की सहेलियों से छिलके लेने के बाद ईशानी जल्दी जल्दी स्नैक्स बनाना शुरू करती है। वाह बेटा वाह, मज़ा ही आ गया। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खुद हर हफ्ते आकर तुम्हें आलू के छिलके देकर जाऊंगी। तुम बस ऐसे ही स्वादिष्ट स्नैक्स बनाकर खिला दिया करना, हिसाब बराबर। सहेलियों के जाने के बाद, बहू जरा इधर तो आ। अरे क्यों भाई, क्या जरूरत थी सारे मोहल्ले का कचरा अपने घर मंगवाने की? मुझे भी तो पता चले तू करेगी क्या उन छिलकों का। तू क्या अब खाद की दुकान लगाने वाली है? अरे मम्मी जी आप छोड़िए ना, क्यों इन छिलकों के पीछे पड़ गई हैं? आपको पसंद नहीं है तो आगे से मैं नहीं मंगवाऊंगी। अरे तू रुक, पहले मुझे पूरी बात बता कर जा। ये दूसरों के घर के गंदे छिलके तूने अपने घर मंगवाए क्यों? पहले तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए।
वो भी मुझसे पूछे बिना मेरे फ़ोन से मेरी सहेलियों को मैसेज कर दिया। ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी भाई? अगर आप इतना जिद कर रही है ना माँ जी तो ठीक है, सुनिए सच। सच ये है कि ये जो आलू के स्नैक्स जिन्हें आप बहुत चटकारे ले लेकर खाती है ना, ये आलू के नहीं, आलू के छिलकों से बनते हैं। अब आप ही बताइए, रोज़ रोज़ इतने सारे आलू कहाँ से लाऊं मैं? और आप लोग कहते थे ना मैं तीनों वक्त खाने में रोज़ आलू ही क्यों बना कर रख देती हूँ? इसका कारण भी यही है। ये जो इतने ढेर सारे आलू मैं छिलती हूँ, इनको कचरे में तो नहीं फेंक सकती, इसलिए उसमें से सब्जी बना लेती हूँ। अरे तू सब्जी छोड़, तेरे कहने का मतलब यह है कि तूने इतने दिन से मुझे आलू के छिलकों से बनाकर ये स्नैक्स खिलाए थे? जी माँ जी। अब बताइए मैं कितनी बजट फ्रेंडली हूँ। आलू तो आलू, आलू के छिलकों को भी यूज़ करना जानती हूँ। अरे आग लगे तेरी स्मार्टनेस में। हे भगवान, पता नहीं कितनी गंदगी खिला दी मुझे। छी छी छी, छिलकों के स्नैक्स कौन बनाता है? ये सही हुआ मम्मी आपके साथ, बहुत तारीफ करती थी ना इसके हाथ के खाने की। अब पता चला सारा स्वाद कहाँ से आ रहा था। वही छिलके जिन्हें आप डस्टबिन में फेंक देती थी, वहीं से सारा स्वाद लेकर आई है आपकी बहू। अरे ईशानी, तुम्हें पता भी है माँ को सब्जियों के छिलकों से कितनी एलर्जी है। टमाटर तक छिलके सब्जी बना दी है मम्मी, और तुमने उन्हें कुछ नहीं तो आलू के छिलके ही खिला डाले। ये सही था। मम्मी जी सुनिए ना, देखिए आपको मेरे आलू की छिलके वाली रेसिपी बहुत पसंद आई ना। मुझे ना केले के छिलके से भी स्नैक्स बनाने आते हैं। अगले हफ्ते मैं वही ट्राई करूंगी। चुप हो जा, इससे पहले कि मुझे उल्टी हो जाए। निकल जा यहाँ से। नेहा एक मॉडर्न नारी थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा मेहनत करती थी। उसका सपना था एक सक्सेसफुल करियर बनाना, लेकिन इस सफ़र में उसने काफ़ी कठिनाइयाँ देखी थी। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन आया था। नेहा खुद को फेमिनिस्ट मानती थी, औरतों के हक के लिए आवाज़ उठाना, लड़ना, वो इन सब में हमेशा बढ़ चढ़ कर आगे आती। दूसरी ओर उसका पति रवि एक ट्रेडिशनल सोच वाला आदमी था, जो कभी कभी नेहा की आज़ादी और उसके सपनों को समझता तो था, पर नेहा की कुछ बातें वो कभी समझ नहीं पाता था। एक दिन नेहा घर में एक भारी अलमारी को उठाने की कोशिश कर रही थी। वो पूरे दिल से, मन से इस काम में लगी हुई थी क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था। लेकिन रवि, जो घर पे कुछ खास काम नहीं कर रहा था, जब उसने ये देखा, अरे नेहा, क्या तुम सच में ये कर रही हो? इतना भारी सामान मत उठाओ, मैं हूं ना, मैं मदद कर देता हूँ। मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए रवि। तुम्हें क्या लगता है औरतें कमज़ोर होती हैं? मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। रवि ने थोड़ा गुस्से से पर समझाने की कोशिश में कहा कि नेहा, मेरी बात समझो, ये बहुत भारी है, तुम्हें चोट लग सकती है। पर नेहा तो गुस्से में ही थी। तुम मर्दों को हम औरतों की ताकत कभी समझ में नहीं आती। मैं ये कर सकती हूँ, मैं खुद को कमज़ोर महसूस करना नहीं चाहती। रवि ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा कि अगर उसने अब कुछ भी बोला तो नेहा खुद को और परेशान करेगी। लेकिन इस समस्या का क्या वो चुप रहकर ऐसे ही देखता रहेगा? समझने की कोशिश करो नेहा, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। और मैं ये कह रही हूँ कि मैं अपने लिए खुद फैसले कर सकती हूँ। उसने अलमारी उठाई, लेकिन कुछ देर बाद उसकी ताकत टूट गई। अलमारी गिरने लगी और रवि ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। देखा, कभी कभी हमें मदद की ज़रूरत होती है। नेहा का गुस्सा अब भी था। वो कहाँ अपनी हार मानने वाली थी। मुझे मदद नहीं चाहिए रवि, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। तुम्हें समझना होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। रवि ने उसकी आंखों में देखा तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही प्रूव करने का जुनून था। उसने सोचा कि शायद समय के साथ नेहा खुद को समझेगी। कुछ दिन बाद नेहा अपने ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। राकेश, जो उसका कलीग था, वो उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहा था। नेहा, ये प्रोजेक्ट ना काफ़ी चैलेंजिंग है, तुम्हें ये फॉर्मेट फॉलो करना होगा। मुझे तुमसे कोई गाइडेंस नहीं चाहिए राकेश, मैं अपने तरीके से काम कर सकती हूँ। ये फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम नहीं करोगी तो काम खराब हो जाएगा। नेहा ने उसकी बातें सुनते सुनते सोचा, क्या ये सच है? क्या इसकी ज़रूरत है? उसने कुछ वक्त सोचा और फिर कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है? मुझे समझ में नहीं आता। तुम सिर्फ ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी नहीं है नेहा, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा अगर तुम गाइडेंस ले लोगी। तुम मुझे सिखाओगी कि काम कैसे करना है, क्योंकि मैं औरत हूं? हाँ, राकेश ने थोड़ा हैरान होते हुए जवाब दिया। ऐसी कोई बात नहीं है नेहा,
मैं तुम्हारा कलीग हूँ और हम एक टीम में हैं। अगर तुम अच्छे से काम कर लोगी तो इस पर रीवर्क करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं हूं ना। तुम मुझे बार बार इंसल्ट करते जा रहे हो, मुझे बेवकूफ कह रहे हो इनडायरेक्टली। मैं एचआर में कंप्लेंट करने जा रही हूँ राकेश। उसी शाम राकेश के सीनियर ने उन्हें कैबिन में बुलाया। राकेश, मुझे नेहा ने बताया कि तुमने उसके साथ बदतमीजी की। तुम जानते हो ना कि ऑफिस में पॉश पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। सिमरन, बिलीव मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं सच में सिर्फ उसे वही गाइडलाइंस दे रहा था जो आपने बताई थी। सॉरी राकेश, मेरी नेहा से बात हो गई है और बार बार वो यही कह रही है कि तुमने उसे हैरेस किया है, इसलिए मुझे तुम्हें 10 वर्किंग डेज का सस्पेंशन देना होगा, वो भी विदाउट सैलरी। क्या? ऐसा प्लीज़ मत करिए। आपको पता है कि मेरा घर मेरी ही सैलरी से चलता है। ऐसे में मैं पे कट अफोर्ड नहीं कर सकता। राकेश अपनी दलील दे रहा था कि तभी दोनों का फ़ोन बजा। एक ईमेल आया जिसे पढ़कर दोनों हैरान रह गए। डियर ऑल, मैं ये ईमेल में बताना चाहती हूँ कि राकेश ने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने मुझे बेवकूफ़ समझा और कॉन्स्टेंटली मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। इसे मैंसप्लेनिंग कहते हैं। मतलब कि जब तक आदमी नहीं समझाएगा हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं ये मेल में सबको, खास करके सीनियर्स को कहना चाहती हूँ कि राकेश को सज़ा मिलनी चाहिए। ये पढ़कर राकेश और सिमरन एक दूसरे को देखने लगे। तभी राकेश को एक और मेल आता है। नेहा ऑफिस से चली गई और राकेश तो स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, क्या नेहा समझ नहीं रही है? उसकी सोच कितनी पुरानी है। वो अभी तक नहीं समझी कि प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब होता है। पर अब वो करता भी क्या, उसे तो सस्पेंशन मिल ही गया था। वहाँ नेहा के घर। रवि, तुम जानते हो, आज मैंने अपने कलीग को सस्पेंड करवा दिया। क्या? सस्पेंड? लेकिन क्यों? उसने कोई बदतमीजी की थी क्या? हाँ, मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था वो। आया बड़ा कमीना कलीग। लिख दिया मैंने भी अच्छा खासा लेटर और सब सीनियर्स को भेज दिया। नेहा, ये तुमने क्या किया? अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से तुमने एक इंसान का करियर खराब कर दिया। जानती हो उस लड़के को मार्केट में नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा। होने दो, आई डोंट केयर। उसे कोई हक नहीं है कि वो मुझे कभी भी कुछ बोले। नेहा, तुम भुगतोगी एक दिन अपनी ये बेवकूफ़ी वाली हरकतों की वजह से। इतना कहकर रवि अपना मुंह फेर कर सो जाता है। कुछ दिनों बाद नेहा अपनी सास सरिता से बदतमीजी करती है। सरिता, जो पुरानी सोच वाली औरत है, उसे समझाने की कोशिश करती है। नेहा, आज तुमने घर के काम नहीं किए? अरे थोड़ी तो मदद करा दिया करो मेरी। देखो, अभी मुझे खाना भी बनाना है। मुझे नहीं करना काम, मैं अपने करियर पर ध्यान दे रही हूँ। आपको समझ में नहीं आता क्या? बस लड़की हूँ तो इसलिए आप मेरे ऊपर चढ़ जाती हो। हाँ बेटा, घर के काम तो सबको मिलके करने पड़ते हैं ना। पर अब नेहा को बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे नहीं करना, मैं औरत हूँ इसलिए मैं ये सब नहीं करूँगी। नेहा, तुम्हें यह समझना होगा कि सबको मिलके चलना होता है। कोई भी इंसान अकेले नहीं कर सकता सब कुछ। आप सबको ये लगता है कि सिर्फ औरतें घर का काम करें? अरे मैं क्यों करूं? मेरे पास अपना काम है, अपने सपने हैं। तुम्हें खुद की सोच में बदलाव लाना होगा बेटा। ये तो एक टीम की तरह होता है। टीम? ये सब सिर्फ एक बहाना है। और इतना ही टीम खेलने का शौक है ना, तो अपने बेटे से काम करवाइए, मुझसे नहीं। और नेहा गुस्से से तिल मिलाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। और सास, वो तो पीछे से नेहा का काम, मतलब कि उसका फैलाया हुआ रायता समेटने में लग जाती है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं, पर नेहा के बिहेवियर में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिन बाद नेहा पड़ोस में आर्ग्यूमेंट सुनाने चली जाती है। प्रिया, जो उसकी पड़ोसन थी, किसी औरत के लिए लड़ रही थी। ये गलत है, तुम इस औरत को क्यों तंग कर रहे हो? अरे हम सिर्फ समझा रहे हैं, ये समझ ही नहीं रही, इसीलिए हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। औरत हो तो सबको गलत ही लगता है, तुम सब सिर्फ इसको ही डांटते हो। हम बस बात कर रहे हैं, ये सब फेमिनिस्ट ड्रामा मत करो यहाँ पर। ये क्यों होता है? औरतें हमेशा गलत क्यों समझी जाती है? क्या उनका खुद के लिए काम करना गलत है? अरे मैडम, आपको क्या पता ये मैटर के बारे में? हैं? वही घुस चले मत आओ। पड़ोसी गुस्सा होते हैं और चले जाते हैं। प्रिया नेहा को समझाने की कोशिश करती है। नेहा, ये सिचुएशन समझना ज़रूरी है। कभी कभी हम गलत सोच लेते हैं। प्रिया, पहले तू ये बता, तू कुछ बोली क्यों नहीं?
तुझे बोला किसी ने कूदने के लिए? वो औरत गलत थी, इसके लिए मैं रिवॉल्ट कर रही थी और उन आदमियों को समझा रही थी, पर तेरी बकवास की वजह से सब पर पानी फैल गया। स्टूपिड कहीं की, जा यहाँ से। और ये जो तू फेमिनिज्म करती रहती है ना, पता क्या है तुझे फेमिनिज्म के बारे में? बस जहाँ जाती है जोर जोर से नारा लगा के आ जाती है। कभी बैठ के देखा है कि टॉपिक क्या है, उस पर क्या कहना है, कैसे रिएक्ट करना है, कुछ बोलने की या करने की जरूरत है भी या नहीं? जहाँ जाती है बस ये देख लिया कि सामने लड़का है और इस पे भूत चढ़ जाता है। जिंदगी ऐसे नहीं होती प्रिया, कभी अपना दिमाग भी लड़ाया कर और कुछ सीख। ऐਵੇਂ ही किसी भी मामले को फेमिनिज्म का नाम मत दिया कर। नेहा को पहली बार ऐसा सिचुएशन मिला जहां लड़की की फॉल्ट थी, पर अब आदत से मजबूर, वो करे भी तो क्या करे। उसे ये सिचुएशन समझ में नहीं आई और वो चुपचाप अपने घर चली गई। ये पहली बार था कि नेहा ने अपनी सास को कुछ कहा नहीं और चुपचाप अंदर आ गई। घर आकर, क्या हुआ नेहा, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? अब क्या बताऊं मम्मी जी, किसी की मदद करने जाओ तो वो पलट के तुम्हें ही चिल्ला देते हैं। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बेटा, कभी कभी अपने आप को चीज़ों से दूर रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम में तुम्हारा ओपिनियन देना ज़रूरी हो। और अब ज़्यादा सोचो मत, चलो जाओ, सो जाओ। मम्मी जी आप नहीं समझेंगे। ओके, गुड नाइट। उस रात नेहा अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। उसने सोचा कि उसकी सोच कितनी गलत थी। क्या मैं सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रही थी? क्या मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर इंसान के सपने होते हैं? क्या सिर्फ मैं अपने लिए ही सोच रही थी? जो मैंने कितने ही लोगों के साथ किया है, क्या वो सच में फेमिनिज्म था या मेरा अहंकार? कभी कभी हमें अपने लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में समझ भी ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि इस दुनिया में और भी चीज़ें होती हैं। मेरे सपने के साथ साथ मुझे घर और परिवार को भी समझना होगा। और हर चीज़ को मैं फेमिनिज्म का नाम कैसे दे सकती हूँ? हर बार हर कोई टॉपिक में फेमिनिज्म कैसे निकाल सकती हूँ? ये तो गलत है। और इस गलती में मैंने अपने साथ साथ और कितने ही लोगों को शर्मिंदा किया है। रवि और माजी तो वैसे ही इरिटेटेड रहते हैं मुझसे, पर कुछ कहते नहीं। राकेश, उस बेचारी की तो नौकरी ही चली गई। ना वो अपनी सफाई में कुछ कह सका, ना उसकी बात मैंने समझने की कोशिश की। पर अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। नेहा के ऑफिस का प्रोजेक्ट अब उसका एकमात्र फोकस था और उसकी बदली सोच को एक नई पहचान मिल रही थी। घर में भी अब वो माहौल बदल रही थी। रवि और सरिता दोनों उसकी तरक्की पर खुश थे। रवि, मुझे ऑफिस में अच्छा रिस्पांस मिला है। मेरे प्रोजेक्ट को सब लोग पसंद कर रहे हैं। ये तो अच्छा है नेहा, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं खुद को समझ रही हूँ, लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत है? बेटा, तुमने जो किया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हें अब भी खुद को संभालना होगा। घर और काम दोनों को संभालने का मामला समझना पड़ता है। एक दिन ऑफिस में नेहा को एक नया प्रोजेक्ट दिया जाता है। ये प्रोजेक्ट उसके लिए एक नई चुनौती है। नेहा को काफ़ी टेंशन हो रही थी, पर कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। उसकी बॉस भी मदद करने से मना कर देती है। परेशान होकर वो फ़ोन लगाती है। हेलो राकेश, सुनो ना, आई नीड योर हेल्प। राकेश पहले तो मना कर देता है, पर फिर 1 घंटे के अंदर ही वो नेहा के सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। नेहा, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। इससे तुम्हारी स्किल्स और भी बेहतर हो सकती हैं। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा है। क्या मैं इसे संभाल पाऊंगी? तुमने पहले भी मुश्किल प्रोजेक्ट्स को संभाला है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास रखना होगा। नेहा ने सोचा, कितनी गलत थी मैं, कितनी बड़ी बेवकूफ़। क्यों मैंने एक मासूम इंसान को इतना तड़पाया? और देखो, आज वही सामने आया मदद के लिए। इसके बिना क्या मैं खुद भी कर पाती ये सब कुछ? बिल्कुल नहीं। और ऐसे सोचते हुए वो अपना काम पूरा करती है। नेहा अब घर के काम और अपने सपनों के बीच एक बैलेंस बनाना चाह रही थी। इसके लिए उसने सोचा कि एक सपोर्ट ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें औरतें मिलकर अपने सपने और समस्याओं पर चर्चा कर सकें। प्रिया, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक सपोर्ट ग्रुप बना सकते हैं जहां हम सब अपने सपनों के लिए लड़ सकें? ये तो अच्छा आइडिया है। इससे हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। नेहा ने कुछ और औरतों को बुलाया। एक मीटिंग रखी गई जिसमें सबने अपने सपनों के बारे में बातें की।
हम सब यहाँ अपने सपनों के लिए हैं। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। हर एक का सपना अलग है, पर हम सब एक ही सोच में हैं। हाँ, मुझे भी ये पसंद आया। हमें मिलकर दूसरों को समझाना होगा। सब औरतें इस आइडिया से खुश होती है। उन्हें समझ में आता है कि मिलकर लड़ने से ही उन्हें अपने सपनों की तलाश करने में मदद मिलेगी। और नेहा का एक ग्रुप शुरू हो गया जो कमज़ोर औरतों को काम दिलाने में, पैसे कमाने में, पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद करती। पर उसके साथ नेहा अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने लगती है। उसने अपने सपोर्ट ग्रुप से मदद लेना शुरू किया। एक दिन राकेश उससे मिलने आता है। नेहा, क्या तुमने प्रोजेक्ट की तैयारी शुरू की? हाँ, मैंने एक सपोर्ट ग्रुप भी बनाया है। हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, अपने इश्यूज डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट की वर्क प्रेशर के बारे में जब बात की तो सबने मुझे बहुत हेल्प की। सभी औरतें एक दूसरे की मदद कर देती हैं। ये तो अच्छा है, टीम वर्क से ही काम अच्छा होता है। बट हाँ नेहा, ये ऑफिस का प्रोजेक्ट क्रूशियल है। तुम्हें इस प्रोजेक्ट को अच्छे से संभालना होगा। नेहा, तुम्हें घर के काम में समय देना होगा। मैं तुम्हें हर चीज़ में मदद करूंगी, पर तुम्हें समय तो देना ही होगा। माँ जी, मैं घर का काम संभालने की कोशिश कर रही हूँ। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे खुशी होती है जब तुम अपने सपनों के लिए लड़ती हो, घर और काम दोनों संभालने की कोशिश कर रही हो, और साथ में ये नारी शक्ति का ग्रुप। पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नेहा बेटा, यू विल रॉक इट। और खुशी खुशी नेहा सारे काम संभाल रही थी। बहुत ही जल्द नेहा का प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन होता है। उसने बहुत मेहनत की थी और अब वो तैयार थी। ऑफिस में भी सभी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। मैं आज आप सबके सामने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि एक नए विचार को आगे बढ़ाना है। ये तो बहुत अच्छा है नेहा, तुमने इस प्रोजेक्ट को समझाने में बहुत अच्छा काम किया है। नेहा का प्रेजेंटेशन सफल होता है और उसका प्रोजेक्ट सबको पसंद आता है। घर आकर वो अपने पति और सास को इसके बारे में बताती है। बेटा, एक सजेशन दो, मतलब तू बुरा ना माने तो। ऑफ कोर्स मम्मी जी, अगर आप सजेशन दे रही हैं तो अच्छा ही होगा, मैं बुरा कैसे मानूंगी। बेटा, जैसे तुम अपने विचारों को चेंज करके इतनी सफलता हासिल कर रही हो, वैसे ही तुम्हें दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए। तुम्हें ना अपने ग्रुप की दूसरी लड़कियों को भी मोटिवेट करना चाहिए। खुद का, दूसरों का, सबका एग्जाम्पल दो और उनको बताओ कि देखो हम कैसे अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं। तभी तुम्हारी इस मंडली का असली फ़ायदा होगा। ब्रिलियंट आइडिया मम्मी जी, मैं अभी इसके बारे में दूसरों को बताती हूँ। नेहा तुरंत ही काम पर लग गई और कुछ ही दिनों में उसने अपने सपोर्ट ग्रुप के साथ मिलकर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जहां सब औरतें अपने सपनों के बारे में बात करेंगी। हमें एक सेमिनार करना चाहिए, इसमें हम सब अपने सपनों और काम के बारे में बात कर सकते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है, इससे सबको एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। सेमिनार के दिन नेहा सबको एड्रेस करती है। उसने सोचा कि इस मौके का इस्तेमाल करके वो औरतों को इंस्पायर कर सके। आज हम यहाँ अपने सपनों के लिए खड़े हैं। हम सबको समझना होगा कि हमारी खुद की भी एक पहचान है। हाँ, हमने सबने अपने सपनों के लिए कुछ न कुछ लड़ाई की है। कभी हम सफल हुए, कभी नहीं। हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तब हमारी ताकत बढ़ जाती है। सभी औरतें इस बात पर ध्यान देती हैं। उन्हें समझ में आता है कि मिलकर लड़ने से ही वो अपने सपनों की तलाश कर सकती हैं। नेहा बोलती जाती है और सभी औरतें उसे सुनती जाती हैं। उसकी स्पीच के शुरू से लेकर आखिर तक कोई कुछ नहीं बोला, पर उसकी स्पीच के बाद पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। नेहा, अब तू समझ जा, ये तेरी जीत है, पर ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे तो और अचीवमेंट करनी है तुझे। नेहा दिन रात मेहनत करके अपने सपनों को पूरा करती है। जल्द ही उसकी प्रमोशन हो जाती है। एक दिन ऑफिस में, सुजी, मुझे कैंडिडेट को हायर करना है। ये लो उसका CV, उसका नंबर, एंड कॉल हिम टुमारो फॉर एन इंटरव्यू। बट मैम, ये तो जानती हूँ, मैं परमिशंस ले लूँगी। तुम बस उसका इंटरव्यू कल का रखवा लो। अगले दिन इंटरव्यू में। नेहा, आई डोंट नो अगर मुझे यहाँ काम करने का मन है कि। राकेश, मैं तुम्हें सीनियर मैनेजर की पोस्ट दे रही हूँ और साथ में ज्वाइनिंग बोनस, फिक्स्ड हाइक और पीछे से। राकेश, मैं समझ गई कि फेमिनिस्ट का गलत मतलब समझकर
मैंने तुम्हारा 1 साल कैसे बर्बाद किया। मैं वो 1 साल तो तुम्हें वापस नहीं दे सकती, पर एटलीस्ट इतना तो कर ही सकती हूँ। प्लीज़ राकेश, वापस ज्वाइन कर लो। और ऐसे हमारी फेमिनिस्ट बहू को फेमिनिज्म का असली मतलब समझ में आ गया कि औरतों को समाज में एक ऊंचा अच्छा दर्जा दिलाना होगा, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देकर और उनकी टैलेंट के बदौलत। पर इसके लिए मर्दों के साथ मिलकर चलना होगा, ना कि उन्हें कुचलकर।